नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि सरकार देश के हर नागरिक को हर महीने आमदनी के तौर पर एक तयशुदा रकम दे। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है। इसमें सरकार अमीर और गरीब में फर्क न करे बल्कि हर नागरिक को ये बेसिक इनकम देनी होगी। माना यह भी जा रहा है कि आर्थिक सर्वे और आम बजट में इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि एक राय यह भी है कि अगर सबके लिए ना सही तो कम से कम सरकार उन जरूरतमंदों के लिए ये स्कीम लागू करे जिनके पास कमाई का जरिया नहीं है। हर अकाउंट में 500 रुपए डालकर इस योजना की शुरुआत हो सकती है। इससे देश भर के करीब 20 करोड़ जरूरतमंद लोगों को फायदा मिल सकता है। क्या वाकई मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू कर सकती है? इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है? क्या हमारे पास वाकई इतनी आर्थिक क्षमता है और क्या इच्छा शक्ति है? साथ ही क्या ये कदम एक बड़ा राजनीतिक सियासी गेम चेंजर साबित हो सकता है मोदी सरकार के लिए, अगर वाकई वो हिम्मत जुटा पाए इसको लागू करने के लिए? मेरे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट मोहन गुरुस्वामी स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर प्रवीण झा हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज जेएनयू, वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के, और साथ ही बीजेपी के नेता नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी मेरे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण झा, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो विचार है, इस विचार के तौर पर आपको कैसा लगता है? क्या वाकई विचार तक ये ठीक है? देखिए, विचार अपने आप में बहुत ही बढ़िया विचार है और इस पे जो है कम से कम 150 वर्षों से तो चर्चा हो रही है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम इसको देखें तो ये एक ऐसा विचार रहा है जो राजनीतिक आर्थिक तमाम पक्ष जो हैं उनको एंगेज करके रखे हुए है और दुनिया के कई हिस्से में जो है इसको किसी न किसी तरह से लागू भी किया गया है। जो वेस्टर्न सोशल डेमोक्रेसी है उसमें सबसे बढ़िया इसका एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिला है। तो विचार तो बहुत ही बढ़िया है और क्या हम ये कर सकते हैं, उसके पीछे उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें फिर बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम ये कहें कि हम इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो इससे बहुत छोटे छोटे किस्म की चीजें हैं उसको भी कंसेप्चुलाइज करने में और इम्प्लीमेंट करने में हम एक तरह से काफी असफल से रहे हैं। मसलन जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली बात थी, जब फूड सिक्योरिटी की बात हुई तो आपको याद होगा जब यूपीए ने वो प्रपोज किया था तो बीजेपी का खास करके कहना था कि साहब ये बड़ा कम है। आते ही कमेटी बनाते हैं, शांता कुमार कमेटी जो है वो क्या कहती है कि साहब इसको कम करो, एक तरह से रूल बैक करो। तो अगर इस तरीके से ये चलता रहेगा तो ये विचार जो है एक हाशिए पे रह जाएगा। लेकिन अपने आप में एक सोच के तौर पे, और फिर अगर इसके बारे में ये सीरियस हैं तो पहली चीज देखनी होगी कि जो बाकी इस तरह की जितनी सारे प्रोविजंस हैं, नीतियां हैं, उनके साथ आप इसका कैसे समन्वय करते हैं, उसमें कहां से क्या निकालेंगे, इसको कहां से और स्प्रेड करेंगे, और जितना बड़ा इसका स्केल होगा उसके हिसाब से तो ये किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, अगर ये हो जाता है तो पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये होगा नहीं, लेकिन अगर इस तरीके की चीज कोई होती है तो एक नारा बन के ना रह जाए। क्योंकि अगर वो सिर्फ मान लीजिए कि 20% 30% जनता को अगर आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहां तमाम किस्म की समस्या होगी। आप कहेंगे साहब अनएम्प्लॉयड को देंगे, इस देश में कौन अनएम्प्लॉयड है उसके बारे में ये कैसे तय होगा? मोहन गुरुस्वामी, अगर एक ये भी माना जा रहा है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स पे यकीन किया जाए कि ये बिल्कुल सच्चाई के एकदम नजदीक पहुंच रहा है और सरकार ने बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर लिया है, बिल्कुल जो है घोषणा करने को तैयार है, क्या वाकई आप ऐसा मान सकते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त जिस तरह की आर्थिक स्थिति फिलहाल देश की है, खासकर डिमोनेटाइजेशन के दौर के बाद, क्या सरकार इस स्थिति में है? क्या पैसा जमा हो गया है सरकार के पास डिमोनेटाइजेशन के बाद? नहीं, कुछ पैसा तो जमा नहीं हुआ उनके पास देने के लिए, मगर जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो आगे जो उन्होंने अपने आप पे कुल्हाड़ा मार लिया है पांव पे, उस स्थिति को देखते हुए उनको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा उस खड्डे से निकलने के लिए। और मैं सोचता हूं कि ये करने वाले हैं कुछ। और देखिए, इतनी बड़ी रकम नहीं है इसमें। अगर यूनिवर्सल कहा है, यूनिवर्सल माने हर एक नागरिक को भारत के, मतलब यानी 20 करोड़ को नहीं बल्कि 135 करोड़ 125 करोड़ 25 करोड़ को, तो उनको देने की जरूरत नहीं। अगर उनसे भी अगर आप गरीब वर्ग के लोगों को ले लिए या जैसे लिबरल होके 50% तक भी ले लिए, तो उनको अगर आप देंगे तो आपको कम से कम 7-8 लाख करोड़ का खर्चा होगा हर साल इस पे। और उसमें अगर आप 1000 रुपए देने के बजाय 1000 रुपए माने प्रति परिवार में 6000 रुपए पर मंथ, अगर आप उसको 500 कर दिए तो 5 लोगों के लिए
2,500 रुपीज हो जाएगा पर हेड, पर फैमिली, तो डूएबल है। वो आएगा आपको 4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़। लेकिन ये तो फूड सिक्योरिटी से भी ज्यादा हो गया। फूड सिक्योरिटी ज्यादा हो गया, मगर 1 लाख करोड़ के आसपास दूसरे लगाया स्कीम से चले जाएंगे ना, फूड सिक्योरिटी जाएगा, क्योंकि ये पैसा देने खरीदने के लिए फूड सिक्योरिटी जाएगा, सब्सिडी कम करेंगे, दूसरी सब्सिडीज कम होंगे। और जो सबसे बड़ा सब्सिडी हिंदुस्तान में, शायद लोग नहीं जानते हैं कि वो सबसे बड़ा सब्सिडी इंडस्ट्री को मिलता है, जो रेवेन्यू फोरगोन जो है ना, 7,63,000 करोड़ ये हर साल उनको वापस दे देते। अब उसको निकाल दीजिए, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको दीजिए, पर पैसा तो कैसे कहीं बंद करना पड़ेगा अगर इनको देना है। यदि करेंगे तो एक बड़ा बहुत बड़ी कदम होगी, एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप होगी। और अगर उस दिन देखना पड़ता है तो मैं इसकी समर्थन करूंगा। पहली बार शायद ये 2 साल में मोदी सरकार की कुछ काम को मैं समर्थन, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ और देना चाहिए इनको। अरविंद जी, क्या आपको लगता है राजनीतिक हालात इस तरह के नजर आते हैं, या आपको लगता है कि वाकई एक बड़ी क्रांति डिमोनेटाइजेशन के तौर पर हुई? हालांकि एक बड़ा तबका भी ऐसा है जो उसका समर्थन करता है। ये अलग बात है कि अभी जो है उसकी राजनीतिक परीक्षा भी हो सकती है, अभी चुनाव आने वाले हैं 3-4 प्रदेशों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई स्कीम का अनाउंसमेंट क्या करने की संभावना है बजट के दिन या उससे पहले, क्योंकि उसके बाद ठीक चुनाव भी है? असल में देखिए, अगर आप सरकार की कार्यशैली को देखें तो कुछ काम करके वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े डिसरप्टर हैं, बहुत बड़ा डिसरप्शन ला रहे हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी डिसीजन ले रहे हैं। जब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही थी, जॉब्स नहीं आए 2-2.5 साल में, अच्छे दिन बुरे लगने लगे लोगों को, और एग्रीकल्चर में फार्मर्स की सुसाइड बढ़ गई, तो आप अचानक डिमोनेटाइजेशन की क्रांति लेकर के आ गए। पूरा डिसरप्शन हो गया, पूरी इकोनॉमी डिसरप्ट हो गई, हर आदमी तक उसकी पहुंच हो गई, जो है गरीब अमीर छोटा बड़ा, उसके लाइफ में उसका सीधा इम्पैक्ट पॉजिटिव तो अभी नहीं आया, कुछ भी नेगेटिव जरूर आया। और ये भी कहा जाता है कि मानव इतिहास में कभी एक पॉलिसी से, एक नीति से इतने सारे लोगों को कभी एक साथ प्रभावित नहीं हुए। हाँ। दूसरा, और वैसे भी हम लोग सबसे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दुनिया में इतनी आबादी जो है हमारे देश में ही है जहाँ ऐसा काम हुआ है। दूसरा ये पॉइंट है कि अब इसके बाद का जो चीजें सामने आई हैं, दुनिया भर में क्रिटिसाइज भी हुई पॉलिसी, उसको लागू करने का तरीका भी क्रिटिसिज्म उसका भी हुआ, इम्पैक्ट भी आने लगे। आपके सारे जो जीडीपी के एस्टिमेट्स नीचे की तरफ चले गए हैं। बहुत बड़ा पैसा आने वाला था, उसका जवाब अब नहीं है कि ब्लैक मनी कितनी आई जिसको आप लोगों में बांट सके। ये भी आया था उस वक्त शायद लोगों को बांट दे। प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद की एक रैली में ये भी कह दिया था कि गरीबों के पास जो पैसा आया है अमीरों का गलत तरीके का जमा हुआ उनके खातों में, मैं कोशिश करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, इफ आई रिकॉल द सेंटेंस, कि इसमें से कुछ पैसा आपके पास रह जाए। तो एक तो मुझे लग रहा है कहीं वो क्लू वहां से तो नहीं ले आए हैं कि साहब, तो अचानक आप देखो पिछले 20-25 दिन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक बहस शुरू हो गई है। इससे पहले कहीं नहीं है। इससे पहले जाता है कि जब मीडिया को खबरें इस तरह से आई कि ऐसा होने वाला है, हम लोगों ने भी खबर चलाई, तो इसके एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक नेटवर्क है। उसके जो को प्रेसिडेंट है वो प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेशनल रिसर्च है, उनका हम लोगों को कांटेक्ट हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया है, जो है, मैंने ऐसा नहीं कहा इस तरह का हो रहा, लेकिन उन्होंने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट 2011 में मध्य प्रदेश में चलाया था। उसमें उनके परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है। नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने यूपीए सरकार को, जो पिछली सरकार थी, उसको भी ये प्रपोजल दिया था, लेकिन उसके पास नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक तो कई बार होता है कि एक नई अवधारणा के लिए उसका उस पर कब्जा करने की कोशिश होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2011 में मध्य प्रदेश में ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से लाया गया, और उसमें जो उनका कहना है कि उसकी जो फाइंडिंग्स आई वो बड़ी सकारात्मक थी। एक तो उसमें ये हुआ कि जेंडर इक्वलिटी बढ़ी, महिलाओं के हाथ में भी पैसा आया, बच्चे स्कूल जाने लगे। एक ये भी था कि लोगों को निठल्ले पैसा दे देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट जाएंगे। उसमें उनकी फाइंडिंग्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी। तो विचार के रूप में ये एक बेहतर, आप खुद ही मान रहे हैं कि वो एक अच्छा मॉडल साबित हुआ। हाँ। और जो तो अब ऐसा क्यों नहीं मैं उसके दूसरे पक्ष पे जाता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि पहली तो बात, आप क्या देना चाहेंगे, आपकी क्षमता क्या है। 500 रुपए कोई मतलब नहीं है इस देश में आज की डेट में। दूसरा मेरा कहना है कि जो इस देश में पिछले 20 साल से बहस चल रही है सब्सिडीज की, मेरिट एंड डीमेरिट सब्सिडीज की, 96-97 में पहला पेपर NIPHP लेकर के आया था। तो उसमें जो सब्सिडीज आपकी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है,
पावर सब्सिडी है, आपका फूड सब्सिडी है, स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, पेंशन्स हैं, वो सब भी आप मिला दें तो जैसे प्रोफेसर ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब जो है कि उसके बावजूद अगर उनका जो टोटल है वो अभी 7 लाख करोड़ नहीं बैठता है, तो अगर आप क्या करेंगे, क्या वो रिसोर्सेज कहां से लेकर के आएंगे? बिल्कुल। अभी गोपाल आपको- कृष्ण अग्रवाल से पूछ लेते हैं कि ये resources क्या आपके उनको पास बंद तैयार करके है? अगर आप रिप्लेस जी। करेंगे तो उससे और कई तरीके की आपकी पेचीदगियां बढ़ेंगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप सुन रहे होंगे तीनों मेहमानों को, तीनों जो हैं अपनी शंकाएं आशंकाएं जो हैं वो जता रहे हैं। हालांकि मोहन गोस्वामी जो कि मोदी सरकार की हालांकि आर्थिक नीतियों के बहुत बड़े समर्थक नहीं माने जाते, वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा कर पाती है तो वो समर्थन करेंगे। क्या वाकई सरकार जो है इस विचार को बहुत व्यवहारिक तरीके से अमल में लाना चाहती है? इसके बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, यह जो डिबेट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, अभी कोई तय हो गया ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डिबेट अभी अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं इसको रिकमेंड करूंगा अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में, और इसके मेरिट्स जैसे और भी लोगों ने बताया, पायलट प्रोजेक्ट्स के भी इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कशंस हो रहे हैं, तो इसके मेरिट्स हैं बहुत सारे। लेकिन अब ये है कि इसके साथ हमें साथ में ये भी देखना है कि जो सब्सिडी थी, सब्सिडी ने जो ऑब्जेक्टिव तो उसके अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लीकेजेस और इम्प्लीमेंटेशंस में इतने ज्यादा लूपहोल्स हुए कि देश में एक उसके प्रति काफी डिस्टॉर्शंस हुए। चाहे प्रोडक्ट सब्सिडी को ले लो या टारगेटेड सब्सिडी को ले लो, तो एक तरीके से हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें यह बहुत सरकार हमारी सोच में यह आ रहा है कि बहुत बड़ा तबका जो आर्थिक विकास से छूट गया है। लगभग 98% का जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो आर्थिक विकास से कहीं ना कहीं उसकी पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई और वो छूट गया उस विकास के जो मूवमेंट से। उसको कैसे इंक्लूसिव किए, कैसे उसकी पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक में उसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, उस सारी थिंकिंग में ही ये जनधन योजना को लेके उसको आधार इनेबल्ड अकाउंट खोलने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और उसी का लॉजिकल स्टेप था कि डिमोनेटाइजेशन भी उसी का एक पार्ट था। तो इन चीजों को हमें, जो मोदी जी की थिंकिंग है उसमें एक डिजिटल इकोनॉमी की, पार्टिसिपेटिव इकोनॉमी के लिए अकाउंट खोलने की बात है, उसमें सब्सिडी की डायरेक्ट ट्रांसफर की बात है, और रूरल एरिया को, गरीबों को पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सब्सिडी का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म या हो सकता है बेटर एफिशिएंट मैकेनिज्म हो सकता है, ऐसी जरूर सोच है। लेकिन इसको ले आएंगे एकदम इमीडिएटली ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में अगर आर्थिक विकास को या आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाना है तो इतने सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट हैं, गवर्नमेंट के पास कंस्ट्रेंट है, तो एक मेजर बिग बैंग रिफॉर्म्स की जो आवश्यकता है उसी में यह एक बड़ा स्टेप्स जरूर है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, इसके भी चीजें हैं कि रिसोर्सेज कहाँ आएंगे, क्या सब्सिडीज को हम हटा देंगे, तो यह सारी चीजें एकदम ऐसे नहीं है कि इतनी आसानी से इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक डिमोनेटाइजेशन की भी सवाल है, नहीं गोपाल जी, लेकिन कहा यह जा रहा है से डिस्कशन हुआ जी, था। गोपाल जी, आपके आलोचक ये कह रहे हैं, स्टेप पे जी आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी ना किया जाए, लागू भी ना किया जाए, और हवा में ये विचार घूमता भी रहे, तब भी कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि शायद ये जो है ये योजना लागू हो सकती है, और चुनाव चूंकि नजदीक है और कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा हो सकता है आपको हो जाए इस बात का। क्या आप इस बात से असहमत हो सकते हैं? लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि आपके आलोचक इस बात ठीक कह रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है या सोच रही है उसका फायदा तो पॉलिटिकली मिलेगा। इसमें क्या, अगर आलोचक हमारी ये आलोचना करें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए जनता इनके साथ देगी, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप करिए आलोचना, ये तो अच्छी बात है ना। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम सत्ता में हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा इलेक्शन जीतना भी उद्देश्य होता है और जनता के फायदे की बात। अगर हम इस चीज को रिकंसाइल कर लेते हैं, जनता के फायदे से उसको कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हम तो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी क्या कर रही है? सरकार अच्छे जो काम कर रही है, हम कार्यकर्ताओं का, स्पोक्स पर्सन का और हर कार्यकर्ता का क्या उद्देश्य है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जाए। पिछली
अगर आप इस सरकारों की जो इम्प्लीमेंटेशन देखें वहां पे फेलियर इम्प्लीमेंटेशन चलिए मैं आपके जवाब की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी हाँ गोपाल जी, आपके जवाब की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, वापस आऊंगी आपकी तरफ। मोहन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आती हूँ गोपाल जी, मैं आपकी जवाब की पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। यहाँ तीनों मेहमान कुछ कहना चाहते हैं आपके इस जवाब के ऊपर। मोहन गोस्वामी जी ये बताइए फिलहाल कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई वन ऑफ स्कीम नहीं है कि एक जो है हमने योजना लागू कर दी और पूरे देश का भला हो गया। पहली बात तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं जो आर्थिक विकास की पूरी तस्वीर है उससे बाहर हैं, और वो ये चाहते हैं कि तमाम तरह की स्कीमों के साथ साथ ये भी एक स्कीम हो। क्या इस बात से असहमत है आप? मैं तो असहमत हूँ। गोपाल जी जो है ना सरकारी दल के वो प्रवक्ता है, उनको इसको कहना पड़ता है, बेचारे क्या करेंगे पाबंद। मगर ये जो है ये डिमोनेटाइजेशन जो की है बिल्कुल एक आंख बंद करके खड्डे में जाके गिरे बिना। चलिए आज तो हम यूनिवर्सल ये अभी इनकम की बात कर रहे हैं। अभी निकाल रहे हैं कि यूनिवर्सल, उससे ये लंबा स्कीम है, एक किसी जगह भटक गए। उन्होंने एक बहुत महत्व चीज कहा कि सबसे बड़ा वो है उद्देश्य है कि चुनाव तक जीते, और उसके बाद अगर किसी को कोई भला होता विकास होता तो अच्छी बात। लेकिन जो राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ना और जीतना तो उनका काम है, वो तो ये चाहेंगे, इसमें क्या है? कहते हैं ना, कहेंगे कि हम जनता की सेवा में लगे हुए ये वो करेंगे, पर ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, ईमानदारी से बात करें, इसमें क्या है? हमको चुनाव जीतना है, अच्छी बात है। ठीक है, चुनाव अगर जीतना है तो ये अच्छा तरीका अपना रहे हैं। मगर अगर ये बात निकली बाहर और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नाराजगी होगी और यूपी में इसके आपको परिणाम मिलेंगे। नहीं, ऐसा है ना कि अच्छी बात बोल के गलत काम करके अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो तो गलत है ना। तो उसको उस संदर्भ में देखना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्कीम लागू कर दिए, ये स्कीम लागू कर दें और चुनाव भी जीत जाए तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, स्कीम तो देखिए लागू, देखिए मैं आपको जैसे पहले कह रहा था, आप दो बहुत बड़े स्कीम्स जो हैं, जैसे नरेगा था, नरेगा को क्या किया इन्होंने पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो रियल टर्म्स में जो है तकरीबन 12,000 करोड़ जो है उसमें कमी आई है रियल टर्म्स में। हाँ, इसी तरह से फूड सिक्योरिटी वाला मैंने आपको बताया। अगर आप इस सबको जो है हटा के यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं तो फिर उसको देखना पड़ेगा ना, बाएं दाएं दोनों तरह का पलड़ा आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली उनको मिल क्या रहा है। अगर रियल टर्म्स में प्रति व्यक्ति एलोकेशन ज्यादा हो जाता है, अगर आप कहते हैं चलिए हम सारी सब्सिडी हटा देंगे, हालांकि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि कई जैसे फूड खाद्यान्न को लेकर हमेशा था कि साहब कैश ट्रांसफर करते हैं, इससे महिलाओं का नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है, आप फूड ही दें तो ज्यादा अच्छा, ये सब डिबेट का मुद्दा रहा है। मैं तो उन चीजों में भी जा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एग्रीगेट एलोकेशन आपका जो है आवंटन जो होगा, क्या आप ये अभी सोच रहे हैं कि सारी सब्सिडी को खत्म कर देंगे, सारी स्कीम्स को खत्म कर देंगे, उसकी जगह इसको लाएंगे तो फिर जो है क्या आवंटन के लिहाज से ये बेहतर होगा? ये सारी जो प्रश्न है जब तक उसका जवाब नहीं मिलता है तब तक इस पे चर्चा को आगे बढ़ाने में थोड़ी परेशानी है। मुझे लगता है कि जो एक आदत रही है इस सरकार की और भी कई सरकारों की, लेकिन इनकी खास करके, कि हवा में कुछ एक कहते हैं ना बलून निकाल देना, ऑप्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मतलब माहौल बना लेना, माहौल बना लेना, वो जो चीज है, अगर उस लेवल पे ये चीज की जाए, हो सकता है हो जाए कहेंगे साहब हम जल्दी से जल्दी जो है हम हर व्यक्ति के लिए आय का इंतजाम करेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, जाने दीजिए, उसकी किसको चिंता है। ठीक है, लेकिन हरवीर जी ये बताइए फिलहाल कि अगर डीमोनेटाइजेशन के ही एक आफ्टर रिजल्ट के तौर पे कि चलिए सरकार को ये अंदाजा हुआ कि उससे उनकी जो छवि है वो जनता की नजर में उतनी अच्छी नहीं गई या लोग नाराज हैं, और अगर इतनी अच्छी ये स्कीम जिस पर आप सभी मेहमान जो है सहमत होते नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये लागू कर देते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, देखिए वाकई अच्छी स्कीम है, लागू होनी चाहिए, लेकिन आप परिस्थिति तो देखेंगे ना। अभी तो आप मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम थोड़ा सा बढ़ा है, आप पेट्रोल डीजल के दाम ले गए जब $100 के ऊपर था आपका क्रूड का दाम, उस लेवल पे जो रिटेल प्राइस थी देश की उसमें ले गए। आप एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल घटाना नहीं चाहते, आप वहां से रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, और आपने बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन किया नहीं, जो बजट में आपने अनाउंस किया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं कि मान के हम चल रहे हैं कि सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी। एक पॉइंट यहाँ में कह दूं, समय बहुत कम है मेरे पास। सरकार के जो 2 एडवाइजरी रोल जो 2 लोग कर रहे हैं वही सहमत नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। और अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं चैप्टर लिखूंगा, और मैं कह रही हूँ कि मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि
पैसा ही नहीं है भाई, नहीं हो एक सकता। क्या परिकल्पना करें? करिए कि सरकार जो है इस पे गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज हैं उनको ये बताया जा रहा है कि काफी हद तक घटाया जाएगा। तो क्या पूरा जो हमारा एक आर्थिक मॉडल है वो बदल जाएगा क्या इस लिहाज से, और किस तरह से सब्सिडी को हटाया जाएगा, उसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कि आप हटा दीजिए सब्सिडी और आप उसको सीधा मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दीजिएगा। जिस दिन आपको 40 रुपया किलो गेहूं मिलेगा, फिर आप किसान को दोष मत दीजिएगा। आप एक तरफ उसको स्क्वीज करके रखते हैं, मार्केट पर जब दबाव पड़ता है आप इंपोर्ट खोल देते हैं, जीरो ड्यूटी पर ले आते हैं, उसको उस वक्त फायदा नहीं उठाने देते। दूसरे, आपका चीनी का दाम बढ़ा है तो आपने डिवोल्टाइजेशन करके जो पैरेलल एक क्रशिंग इंडस्ट्री है शुगर के अलावा गुड़ की, उसको बंद कर दिया। फार्मर को जो बेनिफिट मिलना था वो चला गया। पल्सेस का आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया। आप ठीक है खोल दीजिए, लेकिन आप क्या कहते हैं, नहीं हम आपको सब्सिडी देते हैं। फर्टिलाइजर वो खरीदेगा 25,000 रुपया टन जो है, कोई इशू नहीं है, आप सब्सिडी बंद कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। आप एक तरफ पॉलिसीज को अपने हाथ में बांध के रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप कूद जाइए मार्केट फोर्सेस के सामने, और सिर्फ ये सब्सिडी नहीं है, बाकी भी तमाम सारी चीजें हैं। तो और ज्यादा फूड सिक्योरिटी का एक हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसान पैदा करता है, सरकार प्रोक्यूर करती है, गरीबों को सस्ते दाम पे मिलता है। क्या वो पूरा स्ट्रक्चर आप तोड़ देंगे? ठीक है, गोपाल जी बताइए कि क्या इन सवालों का जवाब आपके पास है? और दूसरी बात यह है कि इस स्कीम को लेकर, इस योजना को लेकर भी जिस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा उसको लेकर भी अलग अलग विचार है। आपका बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते और खुद आप जो है वो आर्थिक मामलों को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या आपका प्लान है, योजना क्या है कि अगर इस स्कीम को गंभीरता से सरकार लेती है तो अमली जामा किस तरह पहनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि सब्सिडी को कोई खत्म नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि सब्सिडी की आवश्यकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसमें काफी चीजें लीकेजेस हैं, लूप होल्स हैं, टारगेट सही नहीं है, डिस्टॉर्ट करती है वो मार्केट्स को। आप देखिए तो उसके रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं। उज्ज्वला के स्कीम को देख लीजिए, आप जो नीम कोटेड यूरिया को देख लीजिए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के जनधन अकाउंट के थ्रू जैम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो सब्सिडी है वो ज्यादा टारगेटेड हो और उसमें लीकेजेस कम हो और एकदम यूनिवर्सल एक तरीके से वो हो, डिस्टॉर्ट ना करे मार्केट फोर्सेस को, और जिनको मिलने वो मिले। तो उसके लिए एक एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसलिए ऑल्टरनेटिव सब्सिडी डिलीवरी मैकेनिज्म हमें देखने चाहिए। और उसमें यह एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा सिस्टम सामने लग रहा है सरकार को, इसलिए उस पर विचार चल रहा है। लेकिन गोपाल जी एक और चिंता ये है कि कैसे आप पहचान कैसे करेंगे, खत्म कर दे जाएंगे। पहचान कैसे करेंगे उन लोगों की, अगर माना यूनिवर्सल ना बनाया जाए, उसे कुछ फीसद लोगों को दिया जाए। यहाँ मेहमान ये भी चिंता कर रहे हैं इस पर कि आखिर इसको पहचान कैसे करेंगे? नहीं, इसको तो यूनिवर्सल ही बनाना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सल ना बनाया इसमें तो फिर वही डिस्टॉर्शन आ जाएंगे, वो वही सब्जेक्टिविटी आ जाएगी और वही खींचतान शुरू होंगे। इसका कॉन्सेप्ट का ब्यूटी ये है कि वो यूनिवर्सल हो और इसकी डिलीवरी मैकेनिज्म बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के साथ बैंक अकाउंट में आधार कार्ड के लिंक के साथ यूनिक आइडेंटिटी के साथ हो, तब तो इसका बढ़िया, अदरवाइज फिर वही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। प्रवीण झा, आपसे कुछ पूछ रहे हैं प्रवीण झा जी। गोपाल जी से आपसे ये मैं जानना चाहता था कि अगर ऐसी आप लोगों की सोच है तो जो नियर यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था, जो तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों को अपने दायरे में लेता, उसको घटा के आप लोगों ने 50 क्यों कर दिया? गोपाल जी, जो सबसे बेसिक चीज है, अगर आपकी ये मंशा है कि यही तो मैं बता रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आप हमारे देखें, यूनिवर्सल फूड स्कीम्स में पीडीएस में लीकेजेस थे, डिलीवरी मैकेनिज्म में उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसको मिला नहीं मिला। अभी यह जो ये यूनिवर्सल यूबीआई स्कीम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अगर इसको आधार से लिंक करके बैंक के अकाउंट में चला जाता है तो उसमें कोई सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो जाएगा। और उसके लिए जो इसमें एक और बेनिफिट है कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो अलग अलग स्टेटा में अलग अलग है, तो इसलिए इसका इफेक्ट भी अलग होगा। एक गरीब जो नीचे तबके का समाज का वर्ग है उसको अगर एक अमाउंट हैंडसम मिलता है तो उसको उसकी ज्यादा यूटिलिटी। चलिए गोपाल जी, फिलहाल मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। मुझे पता है कि ये बहस अंतहीन है और जाहिर है इसके कई और सिरे हैं जिन्हें देखा जाना बाकी है, तो इंतजार हमें तब तक करना होगा जब बजट की घोषणा होती है, वो दिन आता है और देखना होगा कि वाकई सरकार ने गंभीरता से इस विचार को ले लिया है और वाकई ये जो है स्कीम लागू करने का विचार सरकार बना रही है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।